अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। पिछले 3 एपिसोड से हम ख़ानदान ग़ुलामा के बादशाहों या हुक्मरानों के बारे में बताते आ रहे हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुए ख़ानदान ग़ुलामा के सिलसिले के अहम और मारूफ हुक्मरानों में हमने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और फिर मुस्लिम खातून हुक्मरान रज़िया सुल्तान के बारे में तफसील जानी। इसी ख़ानदान ग़ुलामा के 8वें बादशाह ग़यासुद्दीन बलबन की ज़िंदगी के बारे में है आज का एपिसोड। जानते हैं दिल्ली की सल्तनत पर अपनी इंसाफ पसंद रहम दिलाना सिफात से सबसे ज़्यादा अरसे तक यानी 20 सालों तक हुकूमत करने वाले ग़यासुद्दीन बलबन की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान। तारीख़ में ग़यासुद्दीन बलबन की पैदाइश की सही तारीख़ तो नहीं मिलती है, लेकिन पैदाइश का साल 1200 या 1201 ईस्वी दर्ज है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के कबीले अलबरी से ही ग़यासुद्दीन बलबन का ताल्लुक़ था। एशिया में चंगेज़ खान के हमलों के दौरान ग़यासुद्दीन बलबन के कबीले पर भी हमला हुआ और कई बच्चों की तरह ग़यासुद्दीन को भी सिपाही पकड़कर अपने साथ ले गए। उस ज़माने में इंसानों की खरीद व फरोख्त होती थी। इंसानों को खरीद कर उन्हें अपने यहाँ ग़ुलाम बनाकर रखा जाता था, उनसे ग़ुलामों की तरह काम लिया जाता था। उस वक्त दिल्ली में तुर्क ग़ुलामों की बड़ी मांग थी। दिल्ली में बेचे जाने से पहले ग़यासुद्दीन बलबन को बगदाद में बुज़ुर्ग जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा था। जमालुद्दीन बसरी नेक फितरत इंसान थे। उन्होंने ग़यासुद्दीन बलबन के अलावा दिगर ग़ुलामों को अपनी औलाद की तरह पाला। जब ये जवान हुए तो वो उन्हें दिल्ली लाए, जहां 1232 में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उन्हें खरीद लिया। दिल्ली में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के यहाँ एक ग़ुलाम के तौर पर पहुँचे ग़यासुद्दीन शायद ये बात जानते थे कि शमसुद्दीन अल्तमश भी खुद सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम थे और जिन्होंने उन्हें ख़रीदा था यानी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी कभी शहाबुद्दीन गौहरी के ग़ुलाम हुआ करते थे। ग़यासुद्दीन ने भी धीरे धीरे अपनी सलाहियतों के रंग बिखेरने शुरू किए। शुरुआत में पानी सप्लाई का काम देखने वाले बलबन जल्द ही खासदार यानी बादशाह के पर्सनल अटेंडर्स के लिस्ट में शामिल हो गए और फिर जल्द ही ग़यासुद्दीन का शुमार बड़े सरदारों में किया जाने लगा। जिस वक्त शमसुद्दीन अल्तमश का इंतकाल हुआ और रज़िया सुल्तान की जानशीनी की बात कही जाने लगी और फिर रज़िया के भाई को तख्त पर बिठाना फिर उतार देना, इसी तरह रज़िया सुल्तान की ताजपोशी, ये सब ग़यासुद्दीन देखते रहे। उस वक्त वो अमीर शिकार के ओहदे पर थे। अमीर शिकार का ओहदा उस वक्त बहुत अहम था, जिसके ज़िम्मे मिलिट्री और पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी होती थी। रज़िया सुल्तान की मौत के बाद ग़यासुद्दीन बलबन ने अलाउद्दीन मसूद को तख्त से बेदखल करते हुए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के छोटे बेटे नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया और ख़ुद उनके वज़ीर बने। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन की बेटी से शादी कर ली। इस तरह ग़यासुद्दीन बलबन का असर व रसूख दिल्ली सल्तनत में मज़ीद बढ़ गया। ग़यासुद्दीन बलबन के बढ़ते असर व रसूख और दबदबे को बादशाह नसीरुद्दीन महमूद के दिगर करीबी भी हसद की निगाह से देख रहे थे। उन्हीं में से एक था अमादुद्दीन रेहान, जिसने नसीरुद्दीन महमूद को बलबन के खिलाफ खूब भड़काया। उसके नतीजे में ग़यासुद्दीन और उनके वो रिश्तेदार जो हुकूमत में आला ओहदों पर फायज थे, उन्हें निकाल दिया गया और बलबन को जंग का चैलेंज भी दिया गया। आखिर कई हफ्तों या महीनों के बातचीत के बाद नासिरुद्दीन महमूद और ग़यासुद्दीन के दरमियान सुलह हुई। वापसी के बाद ग़यासुद्दीन बलबन ने दरबारी साजिशों को कुचल दिया, खुद सर अमीरों की क़ुव्वत तोड़ दी और फिर जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो गई और उन्होंने अपने पीछे कोई औलाद जानशीन के तौर पर ही नहीं छोड़ी, तो वो खुद तख्त पर विराजमान हुए, जिनकी मुखालफत करने की किसी को जुर्रत भी नहीं हुई। सुल्तान ग़यासुद्दीन बलबन ने जिस वक्त दिल्ली की सल्तनत संभाली थी, उस वक्त मुग़लों के सरहदी ममालिक पर मुसल्लत हो जाने का ख़तरा बढ़ गया था, लेकिन दूर अंदेश व फ़र्ज शनास बलबन ने अपनी हुकूमत में इस तरह के दिफाई इंतज़ामात यानी डिफेंस अरेंजमेंट किए कि मुग़लों को दिल्ली पर कब्ज़ा करने में कई साल लग गए। सुल्तान ग़यासुद्दीन अपनी रियाया की बड़ी फ़िक्र करते थे। उन्होंने कभी अपनी सल्तनत की बेवजह तौसी यानी अपनी सल्तनत की सरहदों को बढ़ाने की फ़िक्र नहीं की, और अगर कभी कोई अमीर या वज़ीर गुजरात या दक्कन पर फ़ौज कुशी का मशवरा देता तो वह हमेशा यही कहते कि हमें सबसे पहले अपने इलाक़ों को मुग़लों के हमलों से महफूज करना ज़रूरी है। ये फ़र्ज़ अदा हो जाए तो फिर सल्तनत में तौसी भी कर लेंगे।
غیاث الدین بلبن کے دور میں سلطنت دہلی کی فوج میں بیشتر مسلمان ہی بھرتی ہوتے تھے اور ان کی مجموعی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی کہ مغلوں کے بے پناہ سیلاب کو آسانی سے روک لیتی۔ مغلوں کے حملوں میں لاہور اور پنجاب ویران ہو گئے تو سلطان بلبن نے ہی ان شہروں کو دوبارہ بسایا۔ سینٹرل پنجاب اور لاہور کو نئی زندگی بخشنے کے ساتھ ساتھ سندھ و ملتان کی فوجی تنظیم از سر نو کی گئی جو ملک پنجاب کا بازو تھے۔ ہر جگہ بہترین حاکم مقرر ہوئے اور صدر صوبیدار یعنی گورنر جنرل بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ محمد کو بنایا جس کا مستقر ملتان تھا۔ ان کارگر دفاعی انتظامات نے دریائے چناب تک پنجاب کو اور ویسٹ اینڈ ساؤتھ میں ملک سندھ کو اتنا محفوظ کر دیا کہ آئندہ 10-12 سال تک مغلوں کی کسی بڑی جماعت کو ادھر آنے کی جرأت نہ ہوئے۔ ایک ایسے وقت یہ ساری کوششیں ہو رہی تھیں جب سلطان بلبن کی عمر ڈھلتی جا رہی تھی، اور پھر وہ وقت آیا جب سلطان بلبن ضعیفی میں اتنے بیمار ہو گئے کہ مہینے بھر تک اپنے محل سے باہر نہ نکل سکے۔ دور دراز کے صوبوں میں تو ان کی موت کی افواہیں بھی بڑھنے لگی۔ ان افواہوں کے دوران کئی سرداروں اور صوبوں کے حاکموں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ انہی میں سے ایک تھا سلطان بلبن کا غلام طغرل جو اس وقت بنگال کا صوبیدار تھا۔ اس نے بنگال میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان غیاث الدین بلبن کو ہوئی تو انہوں نے بنگال کی طرف 2 فوجی دستے بھیجے۔ ان فوجی دستوں کو شکست ہوئی تو سلطان بلبن کا غصہ اتنا بڑھا کہ انہوں نے خود ہی بنگال پر فوج کشی کی کمان سنبھالی۔ بیماری اور بڑھتی عمر سلطان بلبن کے حوصلوں کو توڑ نہیں پائی۔ بنگال کے قریب آنے کے بعد سلطان بلبن کے لشکر اور ان کے غصے کو دیکھ کر طغرل بھاگ کھڑا ہو گیا اور بنگال میں بغیر مزاحمت کے ہی سلطان بلبن کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن بنگال پر دوبارہ قبضہ کرنے سے سلطان بلبن کو سکون نہیں آیا۔ انہوں نے طغرل کے پیچھے جاسوس لگا دیے۔ کئی مہینوں کی تلاش کے بعد آخرکار طغرل بھاگتے ہوئے تیر لگنے سے مارا گیا۔ جو طغرل کے قریبی ساتھی تھے اور اس کا ساتھ دینے والے تھے ان سب کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ رضیہ سلطان کے بعد ناصر الدین محمود اور پھر غیاث الدین بلبن کا دور، یہ دور انصاف کے دور سے جانا گیا کیونکہ غیاث الدین بلبن وہ حکمراں تھے جنہوں نے انصاف دینے میں ہندو، مسلم یا کسی فرقے میں تمیز نہیں کی اور نہ ہی کبھی رعایت کی۔ عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات پہنچانے کے لیے کوششیں کرنے والے غیاث الدین بلبن کی صفات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت مسلمانوں میں تیزی سے پھیل رہی شراب کی لت کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدام کیے۔ غیاث الدین بلبن بڑے مدبر، بہادر اور منصف مزاج بادشاہ تھے۔ عالموں اور فاضلوں کی وہ بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ محتاجوں کی امداد، بیواؤں اور یتیموں کی ہمدردی، زخمی یا بیمار سپاہیوں کے ساتھ مہربانی کرنے میں غیاث الدین بلبن پیش رہتے۔ ذاتی عادات میں بھی بادشاہ ہونے کے بعد انہوں نے جوانی میں عیاشی اور رنگ و محفل میں جانا چھوڑ کر وہی پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیا جو ان کے آقا شمس الدین التمش کی خصوصیت سمجھے جاتے تھے۔ جمعہ کو پابندی سے نماز باجماعت ادا کیا کرتے، اس وقت کے بزرگوں کے وعظ بھی غور سے سنتے اور سننے والوں کی بھیڑ میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ ان کے دور میں شراب پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ وہ شراب کی تباہ کاریوں سے مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے، اسی لیے اپنے عہد میں انہوں نے شراب کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی۔ ساتھ ہی انہوں نے گانے بجانے کی محفلوں کو بھی پرمیشن دینے سے انکار کر دیا تھا اور ایسا کرنے والوں کو وہ سخت سزائیں دیا کرتے تھے۔ انصاف کی خاطر سزا دینے میں انہیں اس لیے بے رحم کہا گیا کیونکہ انہوں نے انصاف کے لیے ہندو، مسلم، غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں کیا۔ گناہ کرنے پر انہوں نے سخت سزائیں دیں۔ غیاث الدین بلبن کے انصاف کا ایک اور قصہ کافی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے چند وزیروں کے ہمراہ سلطان غیاث الدین بلبن تیر اندازی کی پریکٹس کر رہے تھے۔ اس دوران اچانک سلطان کا تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا، لیکن اس بارے میں سلطان کو پتہ نہ چل سکا۔ متاثرہ عورت نے اس وقت کے قاضی سراج الدین کے یہاں انصاف کا مطالبہ کیا اور سلطان بلبن کو مجرم ٹھہرایا۔ قاضی سراج الدین نے سلطان بلبن کے دربار میں اپنے نمائندے کو بھیج کر انہیں عدالت میں فوری حاضر ہونے کو کہا۔ عدالت میں حاضر ہونے سے پہلے قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا یا ایک چابک نکال کر اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا تھا۔ دوسری جانب قاضی کا نمائندہ جب سلطان بلبن کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور قاضی کا حکم سلطان تک پہنچانا مشکل ہے۔
ये देखकर उसने ऊंची आवाज में अजान देना शुरू कर दी। बेवक्त अजान सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया, अजान देने वालों को मेरे सामने पेश करो। और जब इस नुमाइंदे ने काजी साहब का नोटिस या फरमान दिया तो सुल्तान ने कुछ सोचकर एक छोटी सी तलवार अपनी आस्तीन में छुपा ली और काजी की अदालत में पहुंच गए। सुल्तान के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने इस बेवा औरत से गलती से हो जाने वाले कत्ल की वजह से खून की दीद पर बात की। बेवा औरत बहुत सारे माल पर राजी हो गई। काजी ने बेवा औरत से पूछा कि क्या आप राजी हो गए? तब उस औरत ने हाँ में जवाब दिया और इस तरह ये केस हल हुआ। बाद में काजी सिराजुद्दीन अपनी जगह से सुल्तान बलबन की ताज़ीम के लिए उठे और उन्हें अपनी जगह पर बिठाया। सुल्तान ने अपनी आस्तीन में छुपाई हुई छोटी तलवार निकालकर काजी सिराजुद्दीन को दिखाते हुए कहा कि अगर आप मेरी जरा सी भी रियायत करते तो मैं इस तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता। उधर काजी सिराजुद्दीन ने भी अपनी गद्दी के नीचे से कोड़ा निकालकर सुल्तान गयासुद्दीन को दिखाते हुए कहा, और अगर आप शरीयत का हुक्म मानने से ज़रा भी हिचकिचाते तो मैं इस कोड़े से आपकी खबर लेता। बेशक ये हम दोनों का इम्तिहान था। बहरहाल ये थे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के इंसाफ का एक मशहूर किस्सा और उस दौर के काजियों की जुर्रत के सुल्तान की खबरगिरी से भी पीछे नहीं हटते थे। एक ऐसे वक्त जब मुग़लों के हमलों को सुल्तान बलबन बड़ी ही हिम्मत से रोक रहे थे और इस कामयाबी में बड़ा हाथ उनके बेटे रशीद मोहम्मद का भी था, जो निहायत ही फरमाबरदार थे। मैदान जंग में मर्द मुजाहिद इस शहजादे को बादशाह ने खान मलिक का खिताब दिया था। रशीद मोहम्मद अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए इस कदर बेचैन रहते कि कभी किसी मुकाम पर मुग़ल फ़ौजियों के हमले की खबर सुनते तो तमाम आराम और सुकून छोड़कर उस जगह पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक जंग में रशीद मोहम्मद शहीद हो गए। मुग़ल फ़ौजियों का पीछा करते हुए रशीद मोहम्मद इतना आगे निकल गए थे कि मुग़लों ने घात लगाकर उन्हें घेर लिया और शहीद कर दिया। इस अलमनाक वाक़े ने पूरे हिंदुस्तान यानी आज का पाकिस्तान और भारत यहाँ पर कोहराम मचा दिया था। बूढ़े हो चुके सुल्तान के लिए ये खबर बहुत बड़ा झटका थी। जवान और लायक बेटे की शहादत ने सुल्तान को तोड़ कर रख दिया था। शहजादा रशीद मोहम्मद की लाश मुग़लों से काफ़ी बड़ी रकम देकर हासिल की गई और पूरे एजाज़ व इकराम से मुल्तान में दफन की गई। इस वाक़े के बाद से सुल्तान बलबन बीमार और गम से निढाल रहने लगे और शायद इसी गम और अपने दूसरे बेटों की नाअहली को देखकर 13 जनवरी 1287 में 85 से 86 साल की उम्र में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन इंतकाल कर गए। उन्हें नई दिल्ली के महरौली में दफन किया गया। आज उनके मकबरे के आसार यहाँ मौजूद हैं। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के ही दौर में अजीम फ़ारसी और उर्दू के सूफ़ी शायर अमीर खुसरू ने भी बड़ी शोहरत पाई। अमीर खुसरू ने न सिर्फ ख़ानदान गुलामा बल्कि खिलजी और तुगलकी दौर भी देखा है। उन्हें तूती हिंद भी कहा जाता है। सुल्तान बलबन के दौर में कई किस्सों को अमीर खुसरू ने अपनी शायरी में क़ैद किया। बहरहाल दिल्ली पर ख़ानदान गुलामा की हुक्मरानी को बचाने वाले सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने सल्तनत की बुनियादों को मजबूत तो कर दिया था, लेकिन उनके बाद उनके पोते मोइज़ुद्दीन कैक़बाद और पड़पोते क्यूमर्स पर ये सल्तनत ये लोग बचा नहीं पाए। उनके बाद खिलजी ख़ानदान ने दिल्ली के इक़्तिदार से ख़ानदान गुलामा को हटा दिया और फिर शुरू हुआ दिल्ली में खिलजी ख़ानदान का राज। बादशाह वक्त के इस एपिसोड में ये थी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल आपके होस्ट खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।